हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आईडीडी, एचआई, वीआई और एमडी यानी कि स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड से संबंधित आपका पहले वर्ष का यानी कि फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 बाल विकास और अधिगम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो सब्जेक्ट है आपका, ये एक तरीके से कॉमन सब्जेक्ट है और ये पेपर नंबर 4 है जो कि सभी बच्चे इसका अध्ययन करते हैं, अर्थात चाहे वो आईडीडी ट्रेड से हों, चाहे एचआई ट्रेड से हों, चाहे वीआई ट्रेड से हों या फिर वो एमडी ट्रेड से हों, तो सभी में ये कॉमन कोर्स है और ये आपका पेपर नंबर 4 है। फर्स्ट ईयर का ये आपका पेपर नंबर 4 रहेगा। इससे संबंधित आप लोगों को वीडियो जो मिली है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो वीडियो मिले हैं और उसके साथ साथ आपको ट्रू एंड फॉल्स के वीडियो मिले हुए हैं। तो आगे हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपको जो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपको यूनिट वाइज कराए जाएंगे। यूनिट 5 यानी कि यूनिट 5 तक आपके जो भी इसमें सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसमें आपके पांचों जो यूनिट्स दिए हैं उसमें आपके लगभग 25 चैप्टर हैं। तो उन 25 चैप्टरों से जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 20 जून से, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स ये हमने कर ही लिया है। लगभग 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है। तो हम आज यूनिट फर्स्ट में देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन हैं और हमें कितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने हैं। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लग चुका है जो आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी से रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो इसमें हम देख लेते हैं कितना क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आप वीडियो स्किप ना करते हुए सभी क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो लगभग मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हाँ, देख लीजिए ये 25 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं फर्स्ट यूनिट में, फिर आपको सेकंड यूनिट कराई जाएगी। ऐसे ही आपको पांचों यूनिट से जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमें शॉर्ट में और फास्ट तरीके से हमें रिवीजन करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि बाल विकास के संदर्भ में वृद्धि की परिभाषा क्या है। मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया भी था वृद्धि विकास दोनों की परिभाषाएं और दोनों में अंतर। ये आपको वैसे भी पढ़ लेना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल ही जाना है। तो देखते हैं वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि बच्चे की मात्रात्मक शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे कि ऊंचाई, वजन और इसके विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि। तो जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है और इसी के कारण बच्चे में ऊंचाई, वजन और उसके जो विभिन्न आकार की वृद्धि हो रही होती है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा कि बाल विकास में विकास वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे एक अंतर हम देखेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। तो विकास में बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है आपके विकास में, लेकिन आपके वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो विकास बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होता है जिसमें उसके संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक परिवर्तन यानी कि नैतिक विकास देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम कौशल और क्षमताओं को यहाँ पे देखें
तो ये एक तरीके से इसको ग्रहण करता है बच्चे में, यानी कि कौशल और क्षमताएं ये अच्छे से विकास होती है एक बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो वृद्धि और जो विकास है इसके बीच के अंतर को अगर समझना है तो शिक्षकों और देखभाल करने वाले जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों को आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बच्चा दिव्यांग है उस दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षक भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उसकी जो देखभाल करने वाले होते हैं वो और चिकित्सक, अगर तीनों इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वृद्धि और विकास क्या है, इसके अंतर को समझ रहे हैं, तो बच्चे का यहाँ पे अच्छे से देखभाल होगा, यानी कि उसका समग्र यहाँ पे एक तरीके से डेवलप को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि बाल विकास के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो बाल विकास के यहाँ पे सिद्धांत पूछे गए हैं। तो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें आपका सबसे पहले अनुक्रमिक आता है, फिर व्यक्तिगत आता है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़े होते हैं, तो जब जुड़े होते हैं तो दोनों पे आपको देखने को मिलेगा कि इस पे आनुवंशिक प्रभाव भी देखने को मिलता है और पर्यावरणीय भी, यानी कि ये दोनों चीज़ों को प्रभावित करता है, दोनों कारक इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा कि 3 पर्यावरणीय कारकों के नाम बताइए जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो पर्यावरणीय कारक होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं उसमें आपका आ जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति, और एक पारिवारिक गतिशीलता, एक होता है शैक्षिक अवसर। अगर ये तीनों चीज़ें कहीं उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं तो बच्चे का अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। पर्यावरणीय कारक में आपके समाज भी शामिल होता है, परिवार भी शामिल होता है, और जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है जिस पर्यावरण में वो भी आपका शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे कि आनुवंशिक कारक बाल विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आनुवंशिक कारक जो होते हैं वो वंशानुगत लक्षणों जैसे शारीरिक उपस्थिति, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों को संभावना और भाषा या एथलेटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक क्षमताओं को ये निर्धारित करते हैं। क्योंकि जो आनुवंशिक विकास होता है ये विकास को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि कुछ जेनेटिक जो चीज़ें होती हैं वे बच्चे में अक्सर आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में या दिनचर्या में वो दिखाई भी देती हैं, वो क्षमताएं अलग से उस बच्चे में परिलक्षित होती हैं, जिसके माध्यम से वो अपने कोई भी कार्य में, चाहे वो दैनिक जीवन का कोई कार्य हो या फिर खेल का जगत हो, मतलब कुछ भी हो, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वो निपुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण क्या है। तो बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण का मतलब क्या होता है। प्रकृति बनाम पोषण जो होता है वो शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों में व्यक्तिगत अंतरों को ये निर्धारित या उत्पन्न करने में व्यक्ति के जो जन्मजात गुण होते हैं जिसको प्रकृति के माध्यम से उस बच्चे को मिलता है, यानी कि उसके जो जन्मजात गुण होते हैं वो प्रकृति का माध्यम होता है, बल्कि जो उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो पोषण के सापेक्ष ही महत्व से संबंधित होता है। यानी कि प्रकृति बनाम पोषण में आपके जो प्रकृति के माध्यम से बच्चे को मिलती है वो एक उस बच्चे का जन्मजात गुण होता है, जबकि जो वो अपने जीवन में अनुभवों से सीखता है वो क्या होता है, उसका पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होने वाले लक्षण का एक उदाहरण प्रदान करें। तो बुद्धि जो होती है ये आनुवंशिक कारक यानी कि प्रकृति के माध्यम से ये बच्चे को मिलता है, जबकि पर्यावरणीय जो कारक होता है उसमें शिक्षा मिलती है बच्चे को, पोषण मिलता है, सामाजिक उसका संपर्क बढ़ता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें एक बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और दोनों ही उस बच्चे के जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रकृति और पोषण के बीच बातचीत को समझने से शिक्षक को कैसे लाभ हो सकता है। तो इसमें शिक्षक का क्या लाभ है प्रकृति और पोषण को समझने में। तो प्रकृति और पोषण के बीच प्रकृति और पोषण के बीच में
बातचीत, एक मिनट, ये थोड़ा सा फ़ोन हैंग कर रहा है। हाँ, अब हम देखते हैं प्रकृति और पोषण के बीच बातचीत को समझने से शिक्षक को कैसे लाभ हो सकता है। तो प्रकृति और पोषण के बीच में बातचीत को समझने से शिक्षकों को ये सहायक वातावरण बनाने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है और विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनमें जो उनकी क्षमताएं अंतर्निहित होती हैं उसको उजागर करने में भी कहीं ना कहीं उनको मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा कि बच्चों में विकास के मुख्य क्षेत्र क्या हैं। तो ये बच्चों में पूछा गया है, तो बच्चों में उनका जो मुख्य क्षेत्र होता है तो वो उनका शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और भाषा विकास होता है। तो जब इन सभी का विकास होता है तभी बच्चा आगे चल के मेच्योर हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि बच्चों में शारीरिक विकास आमतौर पर किस तरह होता है। तो जो ये शारीरिक विकास होता है बच्चों में, ये पूर्वानुमानित चरणों जैसे कि सबसे पहले बच्चा लुढ़कना, रेंगना, चलना तथा वस्तुओं को पकड़ना और लिखना यानी और सूक्ष्म मोटर कौशल जो विकास होता है। तो इसमें बच्चे को सबसे पहले आप जानते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे लुढ़कना सीखता है, पलटना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखता है, वस्तुओं को पकड़ता है, स्पर्श के माध्यम से सारी चीज़ों को जानता है, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक जो उसका विकास होता है उसमें उसके सूक्ष्म मोटर कौशल सबसे पहले विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा कि बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास में क्या शामिल है। तो सामाजिक विकास में आप देखेंगे कि दूसरों के साथ में बातचीत करना, संबंध स्थापित करना और सामाजिक जो भी मानदंड हो, जो भी वहाँ पे सनातनी रीति रिवाज हों, उन सभी को निभाना, उनको सीखना समझना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि बचपन में भावनात्मक विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो बचपन में जो भावनात्मक विकास होता है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ये स्वस्थ संबंध बनाने, भावनाओं को प्रतिबंधित करने और सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने की क्षमता को ये प्रभावित करते हैं। यानी कि इनमें अगर आप भावनात्मक विकास देख रहे हैं तो अक्सर उस बच्चे को देखेंगे कि वो दूसरों के साथ में अपने संबंध को बनाता है बिना किसी दिमाग में टेंशन लिए कि ये मतलब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या फिर सकारात्मक होता है सब कुछ, मतलब वो निगेटिव पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं होता है। उस टाइम पे वो हर किसी के साथ में अपना संबंध जोड़ लेता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से आपके पहलू शामिल हैं। तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास में आपके सोचना भी आता है, सीखना भी आता है, फिर समस्या समाधान जो विधि होती है या स्मृति होती है, ये सभी पहलू इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चों में नैतिक विकास क्या है। तो बच्चों में नैतिक विकास वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चे सही और गलत और नैतिक जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, इन सभी को ये अच्छे से समझ और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि बच्चों में भाषा विकास के महत्व की व्याख्या करें। तो जो भाषा विकास है ये संचार है, ज़रूरतों और विचारों को व्यक्त करने के बाद में शैक्षणिक सफलता के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि भाषा विकास जो होता है ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, बच्चे अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान कर पाते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कर पाते हैं, या शिक्षा जगत में देखें तो वो आगे मुखर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि विकासात्मक मील के पत्थर क्या हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है विकासात्मक मील के पत्थर क्या हैं। तो जब बच्चे का विकास हो रहा होता है उस दौरान बच्चे में जो विशिष्ट कौशल सेट होते हैं या क्षमताएं होती हैं जो अधिकांश बच्चे में एक निश्चित उम्र तक ही ये
डेवलप होता है, जैसे कि चलना, बात करना और सामाजिक संपर्क। अगर इसमें कोई बाधा आ रही है तो फिर यही क्या कहलाता है, आपका विकासात्मक मील के पत्थर, विकास में रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि 12 महीने के बच्चे के लिए शारीरिक विकासात्मक मील के पत्थर का एक उदाहरण दें। तो 12 महीने के जो बच्चे हैं इनके लिए एक सामान्य शारीरिक मील का जो पत्थर होता है वो स्वतंत्र रूप से अपना पहला कदम उठाना होता है, क्योंकि ये बच्चे अक्सर स्वतंत्र रूप से कह लीजिए कि ये खड़े होकर के चल लें तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षक बच्चे के विकास में विचलन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है वो नियमित अवलोकन करके, विकासात्मक जांच करके, आकलन के माध्यम से विचलन की पहचान कर सकते हैं और बच्चे की जो प्रगति है उसकी तुलना भी ये मानक मील के पत्थरों से भी ये कर सकते हैं कि क्या क्या आगे बाधाएं आ सकती हैं और क्या क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे कि बच्चों में विकासात्मक देरी के कुछ लक्षण क्या हैं। तो बच्चों में जो विकासात्मक देरी है इसके लक्षण में सबसे ज़्यादा प्रदर्शित ये होता है कि बच्चे देर से बोलते हैं, उनका मोटर जो समन्वय होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स जो डेवलपमेंट होते हैं, ये सभी चीज़ों में कठिनाई देखने को मिलता है। सामाजिक संपर्क में भी इनको काफ़ी बाधाएं आती हैं, लोगों से इनका संपर्क अच्छे से नहीं हो पाता है, इनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि बाल विकास के संदर्भ में प्रतिभा से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिभा से तात्पर्य ये होता है कि उन बच्चों से है जो कि बौद्धिक या रचनात्मक या कलात्मक, यानी कि जो नेतृत्व क्षमता जैसे एक से अधिक क्षेत्रों में ये अपने उस कौशल को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बाल विकास के संदर्भ में प्रतिभा कहते हैं। यानी कि ये पढ़ने लिखने में भी ठीक हों, इनकी जो बुद्धि हो वो भी अच्छी हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक क्षमता जो होती है वो इनका यहाँ पे सही हो, यानी कि बौद्धिक क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी हो और रचनात्मक तरीके से सारी चीज़ें करें, कलात्मक तरीके से उसको करें, काफ़ी अच्छे तरीके से जो चीज़ें प्रदर्शित करते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि छोटे बच्चों में प्रतिभा की पहचान कैसे की जा सकती है। तो छोटे बच्चों में जो प्रतिभा की पहचान की जाती है वो एक मानकीकृत परीक्षण करके या जो शिक्षक होते हैं वो अवलोकन करते हैं देख करके, माता पिता की रिपोर्ट के माध्यम से भी जो बाल विकास में विशेषज्ञ होते हैं वे बच्चे का पूरा मूल्यांकन करते हैं और इसके माध्यम से बच्चों में जो प्रतिभा होती है उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि प्रतिभा की प्रारंभिक जो पहचान होती है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो प्रारंभिक पहचान होती है वो बच्चे की जो आगे की क्षमताएं हैं जो आगे उसको ले जाएंगी, या समर्थन है या फिर ऊब या विरक्ति को रोकने के लिए उचित शैक्षणिक हस्तक्षेप और संवर्धन कार्यक्रमों की ये अनुमति देता है। यानी कि जब इन प्रतिभाशाली बच्चों को आप अच्छे से पहचान कर लेंगे तभी आप उन बच्चों को आगे कोई भी कार्य करने की अनुमति दे पाएंगे कि किस क्षेत्र में बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसको उस क्षेत्र में बढ़ने देने का अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन की पहचान में माता पिता की क्या भूमिका निभाते हैं। तो जो माता पिता होते हैं इनकी मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे पर ये निगरानी करके या शिक्षकों से संपर्क करके या स्वास्थ्य जो सेवाएं देते हैं जो प्रदाताएं होते हैं उनको ये जो भी इनकी चिंता होती है उससे ये अवगत करा करके या विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करके ये सहायता कर सकते हैं और एक तरीके से अपने बच्चे की अच्छे से ये पहचान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले पेपर की काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ से आपको कराई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि विकासात्मक विचलन वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए शिक्षक किस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं।
तो विकासात्मक जो विचलन वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए शिक्षक जो रणनीति है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, सबसे पहले IEP ये इनका तैयार करेंगे और फिर इन बच्चों की IP एक्टिविटी करेंगे और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको जो भी चीज़ें ज़रूरतमंद होंगी या नीड्स होगा वो उसको प्रोवाइड करके उनकी शक्तियों को पहचान करके और उनकी जो चुनौतियां हैं उनको कम करके उनकी गतिविधियों को यहाँ पे सक्रिय करके वो विकासात्मक जो विचलन वाले बच्चे होंगे उनका समर्थन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के साथ में मिलेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, चाहे वो आपके 25 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो, सभी आपको हल कराए जाएंगे। तो इसी के साथ में आप हमें इजाज़त दें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आ रही है कमेंट में ज़रूर डालें। कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम भी डिमोटिवेशन में आ जाते हैं। तो अब आपका भी काम है कि हमें मोटिवेट करिए और हमारा काम है कि हम आपको मोटिवेट करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंजॉय करें और एंजॉय के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखें।